हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो देखिए, अब हम अध्याय 15 की तृतीय प्रश्नावली अर्थात प्रश्नावली 15.3 प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले प्रश्न में आपको बोला गया है कि आपको निम्नलिखित आंकड़ों से बताना है कि ए या बी में से किस में अधिक बिखराव है। अब देखिए, हमारे पास आंकड़े दिए हुए हैं। आंकड़े पहले समझ लेते हैं, फिर मैं आपको मतलब समझाऊंगा इस प्रश्न का और कैसे करते हैं वो भी। हमारे पास आंकड़े क्या क्या है, देखिए अंक दिए हुए हैं और समूह ए और समूह बी, ये दो आंकड़े हैं। जैसे अंक दिया हुआ है 10 से 20, अर्थात 10 से 20 अंक लाने वाले समूह ए में 9 लोग हैं और समूह बी में 10 लोग हैं। 20 से 30 अंक के बीच में लाने वाले समूह ए में 17 लोग हैं और समूह बी में 20 लोग हैं। इसी तरीके से आप बाकी डाटा को भी यहां से पढ़ सकते हैं। तो ये हमारे पास आंकड़े हो गए। अब यहां पर बोला गया है कि किसमें अधिक बिखराव है। अब इसका मतलब समझ लेते हैं, आखिर ये बिखराव का मतलब क्या है। देखिए, बिखराव का मतलब होता है कौन ज्यादा दूर दूर है। बिखराव मतलब कौन ज्यादा फैला हुआ है एक तरीके से। तो ध्यान रखें कि हम इसके लिए दो चीजें निकालते हैं। समूह ए और समूह बी के बारे में बात कर रहा हूं, तो समूह ए के लिए मान लीजिएगा निकालूंगा और समूह बी के लिए भी निकालूंगा। अब क्या निकालूंगा उसको समझ लेते हैं। हम निकालते हैं प्रसरण गुणांक, जिसको हम सी वी से भी बोलते हैं। अब सी वी क्या होता है उसको समझ लेते हैं। सी वी की फुल फॉर्म होती है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रसरण गुणांक। तो हम क्या होता है उसको क्या बोलते हैं, सिग्मा अपॉन एक्स बार। ये निकालेंगे हम इंटू 100, अगर करना चाहें तो 100 में कर सकते हैं, परसेंटेज में आ जाएगा, नहीं तो अपने पास यही आ जाएगा। तो हम सिग्मा बटे एक्स बार निकालेंगे। अब किस किस के लिए निकालेंगे, तो हम समूह ए के लिए भी प्रसरण गुणांक निकालेंगे और समूह बी के लिए भी निकालेंगे। तो फिर हम देखेंगे जिसका प्रसरण गुणांक ज्यादा होगा, मतलब उसका प्रसरण ज्यादा हो रहा होगा, मतलब वो उसमें फैलाव ज्यादा हो रहा होगा, मतलब उसमें अधिक बिखराव होगा। तो यहां पर हम क्या देखेंगे कि अगर सिग्मा बटे एक्स बार हम निकालेंगे, हम ए के लिए भी निकालेंगे तथा सिग्मा बटे एक्स बार हम किसके लिए और निकालेंगे, बी के लिए भी निकालेंगे, अर्थात बी वाले समूह के लिए भी निकालेंगे। और जिसका ज्यादा होगा उसी में बोल देंगे कि अधिक बिखराव उसमें होगा। तो ये हमने समझ लिया कि होता क्या है और कैसे निकालेंगे, ये भी हमने अब कर लिया। अब देखो, सिग्मा भी आप निकालना जानते हो, एक्स बार भी आप जानते हो, हर किसी में निकालना। तो सबसे पहले मैं समूह ए के लिए निकालता हूं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं समूह ए के लिए, समूह ए करके लिख दिया मैंने यहां पर। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं, अंक अंतराल लिख लेता हूं, मतलब जो वर्ग अंतराल करके मेरे को दिया हुआ है। तो एक मैंने कोष्टक बनाया वर्ग अंतराल का। तो यहां पर उसी के संगत में एक्स बार निकाल, सॉरी एक्स बार नहीं एक्स आई, क्योंकि अभी मेरे को एक्स आई नहीं पता है। फिर मैं क्या करूंगा, यहां पर बारंबारता मतलब एफ आई लिख लूंगा। अब देखो, सबसे पहले तो वर्ग अंतराल मतलब जो अंक दिए हैं वो आपको क्या क्या दिए हैं, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस तरीके से दिए हुए हैं। तो यहां पहले मैं उनको लिख लेता हूं। देखो, 10 से 20 वाला अंक अंतराल है, 20 से 30 वाला है, 30 से 40 वाला है, 40 से 50 वाला है, 50 से 60 वाला है, 60 से 70 और 70 से 80। ये आपने अंक लिख दिए सभी। एक्स आई हमने बताया था, जब भी वर्ग अंतराल हो तो एक्स कैसे निकालते हैं, उनका औसत निकालते हैं। तो 10 प्लस 20 बटे 2 अर्थात 30 बटे 2, तो ये 15 आ गया। इसी तरीके से 20 प्लस 30 बटे 2 मतलब 50 बटे 2 आएगा, तो ये 25 आ जाएगा। इसी तरीके से ये 35 आ जाएगा, यहाँ 45 आ जाएगा, यहाँ 55 आ जाएगा, यहाँ 65 आ जाएगा और यहाँ 75 आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, एफ आई लिख लेता हूं। एफ आई ध्यान रखो, समूह ए के लिए निकालना है तो समूह ए की बारंबारताएं लिखेंगे। तो समूह ए में देखो 10 से 20 9 लोग हैं, ऐसे 20 से 30 17 लोग हैं, तो ये सब मैं लिख रहा हूं यहां पर। तो देखो मैं लिख देता हूं 9 17 32 33, फिर था देखिए हमारे पास 40 10 और 9। तो मैंने यहां पर देखो उनको लिख दिया। अब मैं क्या करता हूं, एक बार इनको जोड़ देता हूं, आखिर मुझे ये पता लग जाए कि समूह ए में कितने लोग हैं, मतलब कितने आंकड़े हैं एक तरीके से। तो चलिए जोड़ते हैं। तो देखो 9 और 17 26 हो गया, 26 और 32 58 और 33 91 और 40 131, 141 और 9 150। तो समूह ए में जो टोटल लोग हैं वो 150 हैं। अब हमारा उद्देश्य रहेगा, हम माध्य निकालेंगे, मतलब एक्स बार और सिग्मा निकालेंगे। सिग्मा क्या होता है, मानक विचलन होता है, मतलब वेरिएंस का, मतलब प्रसरण का वर्गमूल। तो सबसे पहले तो मैं माध्य निकाल लेता हूं, तो एक्स बार निकाल लेता हूं। तो वो क्या आएगा, सिग्मा एफ आई गुणा एक्स आई
बटे सिग्मा एफ आई। तो मुझे सिग्मा एफ आई मतलब टोटल आंकड़े तो पता है, समूह ए में 150 हैं, लेकिन मुझे अभी एफ आई एक्स आई वाले पदों का योगफल नहीं पता है, तो मैं उनके लिए अलग एक स्तंभ बना लेता हूं। एफ आई एक्स आई करते हैं यहां पर। चलिए 15 गुणा 9, 15 इंटू 9 होता है 135। इसी तरीके से देखिए मैं क्या करूंगा, 25 का गुणा 17 से करूंगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 425। फिर मैं 35 का गुणा 32 से करूंगा तो 1120 आ जाएगा। अब हम 45 का गुणा 33 से करेंगे तो 1485 आ जाएगा। फिर हम 55 का गुणा 40 से करेंगे तो 2200 आ जाएगा। 65 का गुणा 10 से करूंगा तो 650 आपके पास आ जाएगा। और 75 का गुणा 9 से करूंगा तो ये 675 आ जाएगा। तो ये सब आपने लिख दिया। अब इनको जोड़ भी देते हैं एक बार। तो चलिए ये देखो 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20, 2 हासिल का, 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 8 17 और 5 22 और 7 29 के 9 हासिल, 2 2 और 1 3 और 4 7 और 11 18 और 14 32 और 22 54 और 6 60 और 6 66। तो ये 6690 आपके पास आ गया। अब आपको क्या करना है, माध्य निकालना था। तो माध्य देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 6690 बटे 150 हो जाएगा हमारे पास। तो अगर मैं 6690 बटे 150 यदि करूं तो मैं बेसिकली जीरो से तो एक जीरो कैंसिल कर सकता हूं। अब 15 से इसको मेरे को भाग देना है। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 15 चौका 60, 15 चौक 60 और 15 छक्का 90, तो 44.6 आ जाएगा। ध्यान रखें ये ए वाले समूह के लिए मैंने माध्य निकाला है। अब मुझे ए वाले समूह के लिए सिग्मा भी निकालना होगा, अर्थात पहले मुझे प्रसरण निकालना होगा। तो प्रसरण आपके पास दो फॉर्मूले होते थे, आप कोई सा भी एक फॉर्मूला लगा सकते हो। तो मान लीजिएगा मैं प्रसरण निकालने के लिए जो फॉर्मूला लगा रहा हूं वो है सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बटे एन वाला, ये वाला फॉर्मूला हम लगा रहे हैं। तो यहां पहले मुझे क्या करना होगा, एक्स आई माइनस एक्स बार निकालना होगा। तो उसका एक स्तंभ बना लेता हूं। फिर मेरे को क्या करना होगा, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करना होगा और फिर एफ आई का गुणा उधर करना होगा। तो ये मेरे को स्तंभ बनाने पड़ेंगे। तो मैं चलिए अब मैं मान लिखूंगा सभी के। एक्स आई माइनस एक्स बार हमारे पास आया है 44.6 के बराबर। अब देखो एक्स आई में से एक्स बार घटा रहा हूं, मतलब 15 में से 44.6 में यदि घटाऊंगा तो मेरे पास देखिए यहां से ये आ जाएगा 29.6 माइनस का, फिर आ जाएगा हमारे पास यहां से। अच्छा यहां पर अगर आप इससे लगाओगे तो देखो दशमलव में काफी बड़े बड़े टर्म्स आएंगे, तो आप इस फॉर्मूले को ना लगाएं। लगाने को लगा सकते हैं, उत्तर बिल्कुल सही आएगा, लेकिन कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सी ज्यादा आएगी। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, दूसरा वाला फॉर्मूला लगा देता हूं। तो दूसरा वाला फॉर्मूला हमारे पास कौन सा था, सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर बटे एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब एक्स आई का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, बस केवल इतना ही लिखना होगा मुझे, बाकी मुझे कोई लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो यहां पर देखिए एक्स आई का होल स्क्वायर करके एक मैं स्तंभ बना लेता हूं, एक्स आई का होल स्क्वायर। अब देखो एक्स आई हमारे पास क्या क्या है, 15 है तो इसका होल स्क्वायर 225 आ गया, 25 का होल स्क्वायर करूंगा तो 625, 35 का होल स्क्वायर 1225, 45 का होल स्क्वायर 2025, 55 का होल स्क्वायर 3025, 65 का होल स्क्वायर आपके पास यहां से आ जाएगा 4225 और 75 का होल स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 5625। तो इनको आपस में जोड़ देते हैं, क्योंकि सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर आपको चाहिए होगा। सॉरी सिग्मा यहां पर फॉर्मूला एफ भी दिया हुआ है ना, तो एफ और आएगा यहां पर, यह भी हमने ध्यान नहीं दिया, आप ऐसी गलती ना करें। तो सिग्मा यहां पर आ गया, एफ आई यहां हो गया। तो अभी मेरे को जोड़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला, मैं जोड़ूंगा ही नहीं अभी से। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, एफ आई का गुणा करना पड़ेगा बस। तो यहां पर मैंने एक स्तंभ और बनाया, एफ आई का गुणा एक्स आई का होल स्क्वायर। चलिए अब हम गुणा कर करके लिखेंगे। तो एफ आई देखो यहां पर हमारे पास कितना है, जैसे 9 है तो 9 का गुणा 225 से करूंगा, तो इस तरीके से आपको गुणा करना है हर बार। तो 225 का गुणा 9 से यदि मैं करूंगा तो ये आ जाएगा 2025। इसी तरीके से 17 का गुणा यदि हम 625 से करें तो ये आ जाएगा 10,625। फिर यदि हम 32 का गुणा, क्योंकि देखो एफ आई अब 32 है, और उसका गुणा 1225 से करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 39,200।
देखिए इसमें भी थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी आ रही है, लेकिन उसमें क्या होता है दशमलव में होते टर्म्स और उसमें फिर स्क्वायर करना होता, तो वो थोड़ा ज्यादा लेंदी हो जाता हमारे लिए, इसलिए मैंने ये मेथड यूज किया। आप चाहें तो लघु विधि वाले भी मेथड यूज कर सकते हैं। बेसिकली आपको प्रसरण निकालना है, तो अब आपके ऊपर निर्भर करता है आप कैसे यूज करना चाहते हैं। अब 33 का गुणा मैं 2025 से करूंगा, तो ये आ जाएगा 66,825। फिर इसी तरीके से मैं 40 का गुणा करूंगा 3025 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 1,21,000। फिर देखिए हम 4225 का गुणा करेंगे 10 से, तो ये आ जाएगा 42,250। और अंत में हम करेंगे 5,625 का गुणा 9 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 50,625। अब मैं इनको आपस में जोड़ देता हूं, तभी मेरे पास सिग्मा आएगा। तो चलिए अब हम जोड़ते हैं इनको। तो देखो 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20, 2 हासिल का, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 5 13 और 2 15, हासिल का 1, 7, 7 और 2 9, 9 और 8 17, 17 और 2 19 और 6 25 के 5, हासिल 2। अब देखो 2 और 2 4, 4 और 9 13, 13 और 6 19, 19 और 1 20, 20 और 2 22 के 2, हासिल 2, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 6 12, 12 और 12 24 और 4 28 और 5 33। तो आपके पास ये आ गया 3,32,550। तो यहां से अब देखो मैं क्या करूंगा, मान लगा दूंगा इसमें 3,32,550। तो ये आपके पास आ गया बटे एन। एन देखिए हमारे पास कितना है 150 है, मतलब कुल आंकड़ों की संख्या, माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अर्थात 44.6 का होल स्क्वायर। तो अब मुझे क्या करना होगा, यहां पर पहले तो भाग करना होगा 150 से। अब 150 से भाग करने का मतलब बेसिकली ये हुआ कि 0 से तो 0 मैंने कैंसिल कर दिया, 15 से भाग करना होगा। तो चलिए 15 से अब हम भाग करते हैं। तो देखो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 15 एकम 15, 15 सत्ते 105, तो 2270 आ गया। अब देखो ये क्या आ जाएगा 2270 माइनस 44.6 का होल स्क्वायर यदि मैं करूंगा तो वो आपके पास आएगा 1989.16। तो चलिए इसमें से हम घटाते हैं, 2217 में से घटाते हैं 1989.16, तो ये आपके पास आ जाएगा 227.84। तो देखो 227.84 आपके पास आया है, ये प्रसरण आया है ध्यान रखें, लेकिन मुझे क्या चाहिए था, सिग्मा चाहिए था, मतलब मानक विचलन चाहिए। तो सिग्मा क्या हो जाएगा अंडर रूट में 227.84, तो ये आपके पास आ जाएगा कुछ 15.09 के लगभग। तो इस तरीके से आपने अभी क्या किया, सिग्मा निकाल लिया समूह ए के लिए और एक्स बार निकाल लिया। तो CV मतलब प्रसरण गुणांक हमने निकाल लिया समूह ए के लिए, जो कि क्या आया था सिग्मा बटे एक्स बार फॉर्मूला होता है। अब ए के लिए निकालना हो तो मैं ए वाली वैल्यू लिखूंगा, यहां पर सिग्मा आया 15.09 बटे एक्स बार, देखिए हमारे पास कितना आया है यहां से 44.6 के बराबर। तो ये मैंने यहां लिख दिया। अब मैंने आपको बताया था अगर आप 100 कर देते हैं गुणा में तो बेसिकली वो परसेंट में आ जाएगा, अगर नहीं करते हैं तो ऐसे ही रहेगा, वो गुणांक एक तरह से हो जाएगा। तो यहां से आपके पास सिग्मा आ गया और एक्स बार आ गया। तो अगर आप इसको थोड़ा सरल करो, मतलब भाग करोगे, तो 15.09 बटे 44.6 यदि आप करोगे तो ये आपके पास आएगा 0.34 के लगभग, ये आपके पास आ गया। अभी ये मैंने समूह ए के लिए प्रसरण गुणांक निकाला है, ध्यान रखें। अब मैं समूह बी के लिए ये काम करूंगा जितना काम अभी मैंने समूह ए के लिए किया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो चलिए समूह बी के लिए अब हम दोबारा इन सब का टेबल बनाएंगे और फिर इनको हल करेंगे। तो समूह बी लिख देता हूं यहां पर मैं। अच्छा, अब समूह बी के लिए मैं सीधे वर्ग अंतराल नहीं लिख रहा हूं, मतलब जो अंक अंतराल है, क्यों नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि वो तो देखिए यही रहेगा आपके पास। तो एक्स आई बेसिकली सेम रहेगा, बस एफ ही तो चेंज हो रहा है। तो एक्स आई तो जैसा है वैसा ही मैं लिख देता हूं समूह बी के लिए, जो समूह ए में होगा वही समूह बी का एक्स आई होगा, क्योंकि दोनों का वर्ग अंतराल तो सेम है। तो देखो यहां पर पहला एक्स आई था 5, फिर 15, फिर 25, फिर 35, यहां पर मैं लिख देता हूं एक्स आई, फिर था 45, फिर 55, फिर था आपके पास 65 और अंत में 75 था। तो ये आपके पास था। अब जब आपने ये लिख दिया
तो समूह बी के लिए अब मैं बारंबारताएं देखता हूं। तो अब समूह बी वाली बारंबारताएं लिखूंगा। तो क्या क्या है वो 10, 20, 30, 25, 43, 15, 7। तो इनको लिख देते हैं यहां पर, एफ आई करके लिख देता हूं यहां पर मैं। 10, 20, 30, 25, 43, 15 और ये आपके पास 7 हो गया। सॉरी, यहां पर 5 से कुछ नहीं था, 10 से 20 अंक से स्टार्ट था। तो यहां पर आ जाएगा 10, 20, 30, 25, 43, 15 और 7। अब एफ आई मतलब सिग्मा एफ आई निकाल लेता हूं समूह बी के लिए। तो देखो 10 और 20 30 और 30 60 और 25 85, 85 और 43 128 हो गया, 128 और 22 150 हो गया। तो यहां पर भी छात्रों की संख्या भी समूह बी में 150 ही है। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, माध्य निकालूंगा समूह बी के लिए। मतलब एक्स बार क्या हो जाएगा हमारे पास, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई हमें पता है 150 है हमारे पास। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई नहीं पता, तो मैं क्या करता हूं यहां पर एफ आई एक्स आई का एक अलग स्तंभ बना लेता हूं। तो ये मैंने बना लिया। तो अब देखो ये आ जाएगा 150, 25 गुणा 20 करूंगा तो ये 500 आ गया, 35 गुणा 30 करूंगा तो ये 1050 आ गया। अब हम 45 गुणा 25 कर लेते हैं। तो 45 गुणा 25 ये आपके पास आ जाएगा 5, 2 और 11। तो 1125 आ गया। फिर आपको 55 का गुणा 43 से करना होगा। तो आपके पास आ जाएगा 2365। फिर 65 का गुणा आपको 15 से करना होगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 975। और अंत में फिर आपको यहां पर देखिए 75 का गुणा करना होगा 7 से। तो 75 का गुणा 7 से करोगे तो आपके पास आ जाएगा 525। अब देखिए मैं इनको आपस में जोड़ देता हूं। तो देखो ये आ गया 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20 के जीरो हासिल 2, 5 और 2 7 और 5 12 और 2 14 और 6 20 और 7 27 और 2 29 के 9 हासिल 2, 2 और 1 3 और 5 8, 8 और 10 18, 18 और 11 29, 29 और 23 52 और 9 61 और 5 66। तो 6690 आ गया आपके पास। अब यहां से आप ये देखो, आपको x बार निकालना था तो आप क्या कर दोगे, 6690 बटे 150। देखो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। तो अगर आप x बार यहां से अब निकालोगे तो देखिए आपके पास x बार मतलब बेसिकली 15 से भाग करना होगा आपको। तो ये आ जाएगा 15 चौका 60 और फिर देखिए आपके पास आ जाएगा यहां से 15 चौका 60.6। तो x बार आपके पास 44.6 ही आया है यहां से। अब जब इतना आपने कर लिया तो अब आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि इसका सिग्मा कितना आएगा। तो सिग्मा के लिए मैं वही फॉर्मूले लगाऊंगा, मतलब प्रसरण निकालूंगा सिग्मा स्क्वायर। हमारे पास फॉर्मूला है सिग्मा एफ गुणा एक्स आई का होल स्क्वायर बटे एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला रहता था। तो देखो अब यहां पर हम अलग से वो बना लेते हैं। सबसे पहले एक्स आई का होल स्क्वायर वाला बना लेता हूं एक स्तंभ। तो एक्स आई का होल स्क्वायर वाला बनाऊंगा तो देखो कितना आएगा, 225 आ गया। 25 का होल स्क्वायर करेंगे तो 625, 35 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1225, फिर देखिए 45 का होल स्क्वायर करेंगे तो 2025, 55 का होल स्क्वायर करेंगे 3025, यहाँ 4225 आ जाएगा और यहाँ 75 का होल स्क्वायर 5625 आ जाएगा। तो ये आपने एक्स आई का होल स्क्वायर किया है। अब आपको तो एफ आई गुणा एक्स आई का होल स्क्वायर ये चाहिए था प्रसरण निकालने के लिए, क्योंकि इस फॉर्मूले आपने ये लिखा है जो आप फॉर्मूला लगाने वाले हैं। तो अब देखो एफ आई का गुणा एक्स आई का होल स्क्वायर से करना है तो ये आ जाएगा 2250। इसी तरीके से अगर आप देखो यहां पर 625 का गुणा 20 से करो। तो 625 का गुणा यदि आप 20 से करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 12500। फिर उसके बाद अगर आप 1225 का गुणा 30 से करो तो ये आपके पास आ जाएगा 36750। फिर देखिए 2025 का गुणा हम 25 से करेंगे इधर तो ये आपके पास आ जाएगा सॉरी यहां पर मैंने गलत कर लिया है।
हाँ सही है, 2025 का गुणा 25 से करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 50,625। उसके बाद मैं क्या करता हूं, 3025 का गुणा 43 से कर देता हूं। तो 3025 का गुणा 43 से यदि आप करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा 1,30,075। फिर उसके बाद 4225 का गुणा 15 से करते हैं तो ये आ जाएगा 63,375। फिर हम यहां पर 7 का गुणा करते हैं 5,625 से तो ये आ जाएगा आपके पास 39,375। तो ये आपने देखो सभी को लिख लिया। अब मैं इनका योगफल निकाल लेता हूं क्योंकि सिग्मा चाहिए था मुझे, सिग्मा मतलब योगफल इन सभी का। तो चलिए योगफल करते हैं। तो 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20 के जीरो हासिल 2, 5 और 2 7, 7 और 5 12 और 2 14 और 7 21 और 7 28 और 7 35, ये 5 हासिल 3, 3 और 2 6 और 5 11 और 7 18 और 6 24, 24 और 3 27 और 3 30 के जीरो हासिल 3, 3 और 2 5, 5 और 12 17, 17 और 36 आपके पास 53 हो गया, 53 और 50 103 हो गया, 103 और 130 233 हो गया, 233 और 63 296 हो गया, 296 और 39 ये आपके पास हो जाएगा 296 और 39 335 आ गया। तो 3,35,050 आ गया आपके पास। तो ये आपके पास आ जाएगा 3,35,050 बटे 150 माइनस 44.6 का होल स्क्वायर, यही आप करेंगे। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर सबसे पहले तो 150 से भाग करूंगा। तो देखो जीरो से तो जीरो ये कैंसिल हो गया, अब आपको बेसिकली जीरो से भाग करना है एक तरीके से। चलिए जीरो से भाग करते हैं, सॉरी जीरो कह रहा हूं, 15 से भाग करना पड़ेगा। 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 15 तीन 45 और फिर देखिए आपके पास ये आ जाएगा 15 तीन 45 और 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, कुछ इस तरीके से आपके पास आएगा। तो यहां से क्या करेंगे अब हम 2233.66 में से 44.6 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाता है, मैं एक बार लिख लेता हूं, ये आएगा 1989.16। तो अगर मैं इसको घटाऊं तो ये आ जाएगा 0 5 4 4 और 244। तो ये आपके पास 244.50 आया, सिग्मा स्क्वायर आया है। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे तो सिग्मा निकालना है। तो सिग्मा हमारे पास कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 244.5, मतलब मुझे क्या करना होगा, 244.5 का वर्गमूल लेना होगा। तो ये मेरे पास लगभग 15.63 के आसपास आ जाएगा। ये हमने कर लिया। अब मैंने क्या किया कि बी वाले समूह के लिए सिग्मा भी निकाल लिया और एक्स बार ने भी निकाल लिया। तो मैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस या प्रसरण गुणांक जिसे हम हिंदी में बोलते थे वो बी वाले समूह के लिए निकाल रहा हूं, अर्थात सिग्मा बटे एक्स बार निकाल रहा हूं बी वाले समूह के लिए। तो सिग्मा कितना है 15.63 बटे एक्स बार हमारे पास कितना आया है 44.6 के बराबर। तो अभी हम क्या करते हैं 15.63 बटे 44.6 कर देते हैं। तो वो हमारे पास आ जाएगा यहां से 0.35 के बराबर, मतलब और भी वैल्यू आएंगी, तो मैंने इतना लिख दिया 2 अंकों तक। अब जब आपने प्रसरण गुणांक देखो दोनों के लिए निकाल लिया, ए के लिए भी निकाल लिया और बी के लिए भी निकाल लिया, तो आप देख रहे हो CV जो ए का आया है और CV जो बी का आया, उनमें थोड़ी तुलना करके देखो एक बार कौन बड़ा है कौन छोटा है। देखिए कौन बड़ा है, हमारे पास CV ऑफ ए कितना आया है 0.34 और CV ऑफ बी कितना आया है 0.35। तो हमारे पास ये समझ में आ गया CV मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, या हम बोल सकते हैं प्रसरण गुणांक जो आया है वो बी वाले समूह का ज्यादा आया है। इसका मतलब यह हुआ कि बी वाले समूह में जो बिखराव है वो ज्यादा होगा। तो इसलिए मैं यहां पे लिख देता हूं समूह बी में बिखराव ज्यादा है। बिखराव ज्यादा है मतलब उसका फैलाव ज्यादा है। तो यही आपसे पूछा गया था, देख भी सकते हैं आपसे पूछा गया था यहां पर कि ए या बी में किसमें अधिक बिखराव है, तो समूह बी में अधिक बिखराव, ये हमने यहां से निकाल लिया। अच्छा मैं आपको बस एक बात और बता रहा हूं यहां पर, देखिए यहां पर हमने क्या देखा कि हमें सबसे मेन काम यही होता है CV निकालना होता है, लेकिन
हो सकता है कि कहीं अगर आप किसी बुक में देखें या आप वैसे पढ़ें तो वहां पर वो एक्स बार का इस वाले प्रश्न में यूज ना करें। तो देखिए ध्यान रखें, इसलिए नहीं किया गया होगा अगर एक्स बार का यूज कहीं नहीं आप नहीं देख रहे हैं नहीं किया गया है तो, क्योंकि देखो यहां पर भी एक्स बार मतलब माध्य सेम है और ए वाले समूह के लिए भी माध्य बिल्कुल सेम ही था। अब चूंकि माध्य दोनों में समान आया है तो हमने क्या किया होगा, वहां पर हम एक्स बार को ना भी लेते प्रयोग में तो हम केवल ये देख लेते सिग्मा किसका ज्यादा आया है, तो उसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस भी ज्यादा हो जाता, अर्थात प्रसरण गुणांक भी ज्यादा हो जाता। अगर आप एक्स बार को काउंट करना चाहते हैं मतलब गणना में लेना चाहते हैं तो ले भी सकते हैं, तो उससे भी आपके पास ये अभी मैंने आंसर बता ही दिया है। चलिए अब हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं। देखिए दूसरे प्रश्न में बोला गया है कि शेयरों एक्स और वाई के नीचे दिए गए मूल्यों में से बताइए कि किसके मूल्यों में अधिक स्थिरता है। तो देखिए यहां पर आपको जैसे एक्स वाले शेयर का मूल्य दिए हुए हैं 35, 54, 52, 53, 56, 58, 52, 50, 51, 49, और जो बी वाला शेयर है सॉरी वाई वाला जो शेयर है उसके मूल्य दिए हुए हैं 108, 107, 105, 105, 106, 107, 104, 103, 104 तथा 101। अब ये आपके पास मूल्य दिए गए हैं। अब बोला गया है किसमें अधिक स्थिरता है। अब यहां पर इसको समझ लेते हैं कि आखिर इस टर्म का मतलब क्या है, स्थिरता का मतलब। तो देखिए स्वाभाविक सी बात है, जिसमें बिखराव ज्यादा होगा तो उसमें स्थिरता सबसे कम होगी। स्थिरता मतलब होता है कि अपने माध्य के आसपास कौन में है, अपने माध्य के आसपास कौन है। तो एक्स वाली वैल्यू अपने माध्य के आसपास है, शेयर वाई वाली वैल्यू अपने माध्य के आसपास है। माध्य के आसपास होने का मतलब यही हुआ कि उसका फैलाव कम होना चाहिए माध्य से। मतलब आपको यह ध्यान रखना है कि स्थिरता और बिखराव एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। मतलब जिसका बिखराव ज्यादा होगा उसकी स्थिरता कम होगी, और यदि जिसका बिखराव कम होगा उसकी स्थिरता ज्यादा होगी। तो मैं यहां पर भी क्या करूंगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस मतलब प्रसरण गुणांक निकालूंगा x के लिए और प्रसरण गुणांक निकालूंगा यहां पर y के लिए, और देखूंगा किसका प्रसरण गुणांक कम आएगा। जिसका प्रसरण गुणांक कम आएगा उसकी स्थिरता ज्यादा हो जाएगी। प्रसरण गुणांक कम आने का मतलब है कि वो अपने मीन वैल्यू मतलब माध्य के आसपास वैल्यू आ रही है उसकी, अर्थात उसकी स्थिरता ज्यादा है। तो यहां पर मुझे देखना होगा किसकी प्रसरण गुणांक कम है। तो चलिए यहां पर सबसे पहले मैं एक्स वाले शेयर के लिए बात कर लेता हूं। तो एक्स वाले शेयर के लिए यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा कि यहां पर सबसे पहले तो माध्य निकालना होगा। तो मैं क्या करता हूं, एक्स बार ले लेता हूं, एक्स वाले शेयर के लिए ले रहा हूं। तो माध्य देखिए हमारे पास क्या आएगा, माध्य होता था सभी का योगफल मतलब सिग्मा एक्स आई बटे कुल आंकड़ों की संख्या। तो देखो कितने आंकड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आंकड़े हैं, तो बटे 10 कर दिया। तो सिग्मा एक्स आई करते हैं चलिए, तो क्या लिखूंगा 35 प्लस 54 प्लस 52 प्लस 53 प्लस 56 प्लस ऐसे डैश 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 चलता रहेगा और अंत में कहां आएंगे हम 49 पे, बटे देखिए हमारे पास यहां पर 10 रहेगा। तो यहां पर देखो मैं 10 लिख देता हूं। अब यहां पर पहले मेरे को इनको जोड़ना पड़ेगा, तो चलिए जोड़ते हैं इन्हें। तो देखो 35 और मैं एक एक करके इकाई वाले अंक जोड़ लेता हूं, 5 और 4 9 और 2 11 और 3 14 और 6 20 और 8 28 और 2 30 और 1 31 और 9 40 के जीरो हासिल 4, 3 और 4 7 और 5 12 और 5 17 और 5 22 और 5 27 और 5 32 और 5 40 सॉरी 32 और 5 37 और 5 42 और 5 47 और 4 51। तो बेसिकली ये आपके पास आया 510 के बराबर, बटे 10 आपने किया तो ये आपके पास देख रहे हो एक्स बार जो होगा वो 51 के बराबर आपके पास आ गया। एक्स बार मतलब जो एक्स वाले शेयर था उसकी माध्य वैल्यू आपके पास आ गई 51। चलिए अब मेरे को क्या करना होगा, इसके लिए सिग्मा भी निकालना होगा। तो सिग्मा निकालेंगे कैसे, सिग्मा स्क्वायर हम जानते हैं वो होता है हमारे पास सिग्मा ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बटे एन, इसके बराबर। तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं कि अगर आप चाहो तो साइड में एक बार बना लिया करो उसे। जैसे मान लीजिएगा मैं यहां पर साइड में x माइनस एक्स बार का एक स्तंभ बना लेता हूं। यहां पर मैं x के मान लिख लेता हूं, यहां x माइनस एक्स बार के और यहां x माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर के, ताकि उससे क्या होगा मेरी गणना जल्दी हो जाएगी और गलती होने के चांसेस बहुत कम होंगे। तो x की वैल्यू क्या कह दी हुई है वो लिख लेते हैं,
35, फिर है 54, फिर है 52, 53, 56, उसके बाद है आपके पास 58, 52, 50, 51, 49। तो यहां लिख लेता हूं 58, 52, 50, 51, 49। जब आपने ये लिख लिया तो मुझे क्या करना होगा, x माइनस एक्स बार निकालना है। x माइनस एक्स बार, देखिए x बार कितना आया, 51 आया है, तो 35 माइनस 51 माइनस 16, ये 3 आ गया, ये 2 आ गया, सॉरी 1 आया, 2 आया, 5 आया, 7 आया, 1 माइनस 1 0 और माइनस 2, कुछ इस तरीके से आपके पास आ गया। फिर आपको x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करना है। चलिए होल स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 256, 3 का स्क्वायर 9 आया, 1 4, यहां पर देखिए 25 आ गया, फिर देखिए 49 आ गया, फिर 1 आया, फिर माइनस 1 का स्क्वायर 1 आया, फिर 0 आया, और फिर यहां पर देखिए 4 आया। अब मुझे क्या चाहिए, सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, मतलब x माइनस एक्स बार वाला जो ये स्तंभ है इसका सिग्मा, मतलब इनके सभी पदों का योगफल। तो चलिए इनको आपस में जोड़ते हैं। तो देखो 6 और 9 15 और 1 16 और 4 20 और 5 25 और 9 34, 35, 36 और 4 40 के 0 हासिल 4, 25 और 4 29, 29 और 2 31 और 4 35, तो ये 350 आ गया आपके पास। तो ये आ गया 350 बटे n, हमारे पास 10 है क्योंकि आंकड़ों की संख्या 10 थी, तो ये लिख दिया हमने। तो इस तरीके से सिग्मा स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 35 के बराबर। अब सिग्मा स्क्वायर आपके पास 35 आया तो सिग्मा आपको निकालना पड़ेगा। सिग्मा अगर आप निकालोगे यहां से तो बेसिकली वो क्या होगा, अंडर रूट 35। तो आपको अंडर रूट 35 मतलब 35 का वर्गमूल चाहिए होगा, तो वो आपके पास आता है 5.91 के बराबर। अब आपने देखो x वाले शेयर के लिए सिग्मा भी निकाल लिया और x बार भी निकाल लिया, तो अब आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस अर्थात प्रसरण गुणांक भी निकाल सकते हैं x वाले शेयर के लिए। वो आ जाएगा सिग्मा बटे x बार, x वाले शेयर के लिए सिग्मा है 5.91 बटे x बार, यहां पर आपके पास है 51, तो ये आपने लिख दिया। अब मैंने आपको बताया था अगर 100 का गुणा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, दोनों में करेंगे, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। तो आपके पास ये आ जाएगा 0.1158। तो हमने प्रसरण गुणांक निकाल लिया x वाले शेयर के लिए। अब जो काम हमने x वाले शेयर के लिए किया बिल्कुल वही काम हमें y वाले शेयर के लिए भी करना होगा, अर्थात y वाले शेयर के लिए भी हमें प्रसरण गुणांक चाहिए होगा। चलिए y वाले शेयर के लिए प्रसरण गुणांक देखते हैं अब हम। तो देखो y वाले शेयर के लिए वैल्यू हमारी ये है 108, 107, 105, 105 ऐसे करके हैं। तो मैं एक बार इनको अलग से लिख लेता हूं, तो यहां लिख लेता हूं y के लिए तो क्या क्या वैल्यू है उनको एक बार लिख लेते हैं। y मान लीजिएगा मैंने लिखा yi करके, तो क्या क्या है हमारे पास 108, 107, 105, 105, 106, 107, 104, 103, फिर 104, 101, ये हमने लिख दी। 10 वैल्यू है ये भी हमारे पास। अब इनको आपस में जोड़ देते हैं। तो इनको अगर मैं आपस में जोड़ूंगा तो देखो 8 और 7 15 और 5 20 और 5 25 और 6 31 और 7 38 और 4 42 और 3 45 और 4 49 और 1 50 के 0 हासिल 5। अब देखिए 1 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 1050 आ गया। तो इस तरीके से आपने देखा y बार यदि निकालूं मतलब माध्य निकालूं y वाले शेयर के लिए, तो वो क्या आ जाएगा सिग्मा yi बटे n, मतलब कुल आंकड़ों की संख्या। तो 1050 बटे 10 आंकड़े हैं, तो y बार हमारे पास कितना आ गया 105 आ गया, मतलब माध्य आ गया हमारे पास 105। तो आप देख रहे हो माध्य इस बार अलग आया है x वाली शेयर से। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, एक स्तंभ बना लेता हूं yi माइनस y बार वाला, और फिर yi माइनस y बार का होल स्क्वायर वाला एक स्तंभ बना लेता हूं। चलिए अब yi माइनस y बार करता हूं। y बार ध्यान रखें 105 है, तो ये आ जाएगा देखो 3, फिर 2 0 0 1 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1, फिर आपके पास यहां पर आ जाएगा माइनस 4। अब yi माइनस y बार का होल स्क्वायर कर लेता हूं। तो चलिए होल स्क्वायर करते हैं, 3 का होल स्क्वायर 9 आ गया, 2 का होल स्क्वायर 4, ये 0 0, 1 का होल स्क्वायर 1, 2 का होल स्क्वायर 4, माइनस 1 का होल स्क्वायर 1,
-2 का होल स्क्वायर 4, -1 का होल स्क्वायर 1 और -4 का होल स्क्वायर 16 आ गया। तो मैं इन सबको जोड़ देता हूं। तो चलिए जोड़ते हैं। तो देखिए 9 और 4 13 है और एक 14 और 4 18 है और एक 19 और 4 23 और एक 24 और 16 40। तो ये अपने पास 40 आ गया। अब ये मैंने क्यों किया है? हम प्रसरण निकालने के लिए ये सब कर रहे हैं, क्योंकि सिग्मा स्क्वायर हमारे पास होता है सिग्मा वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर बटे एन। तो ये जो अंश में है यही तो अपने पास 40 आया है, बटे एन कितना है 10, तो ये 4 आ गया। तो सिग्मा स्क्वायर आपके पास आ गया 4, लेकिन आपको तो सिग्मा चाहिए होता है, तो सिग्मा हो जाएगा 4 का वर्गमूल। तो आप देख रहे हो यहां पर आपके पास सिग्मा जो आएगा वो आ गया 2 के बराबर। तो आपने y वाले जो शेयर थे, मतलब उनके जो आंकड़े थे, उनके लिए भी x बार मतलब माध्य निकाल लिया। मतलब मैंने y बार से भले ही लिखा है लेकिन माध्य निकाला है और सिग्मा निकाल लिया। तो अब मैं क्या करता हूं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस अर्थात प्रसरण गुणांक निकालता हूं y वाले का। तो वो आ जाएगा सिग्मा बटे, मैंने y बार करके बोला है तो मैंने y बार लिख दिया। सिग्मा है हमारे पास 2 और y बार अगर आप देखोगे यहां से वो हमारे पास आया है 105 के बराबर। तो ये आ जाएगा 2 बटे 105। तो अगर आप इसको निकालो, मतलब 2 बटे 105 यदि आप करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.019 के बराबर। तो CV हमने, मतलब जो प्रसरण गुणांक है वो हमने y का भी निकाल लिया और प्रसरण गुणांक हमने देखो यहां पर x वाले शेयर के लिए भी निकाला है। तो चूंकि यहां पर आप देख रहे हो कि प्रसरण गुणांक x वाले शेयर का और प्रसरण गुणांक y वाले शेयर में यदि हम तुलना करें तो देखो यह आया 0.019 और यह आया 0.1158। तो कौन सा ज्यादा है? स्वाभाविक सी बात है, हमारे पास ये x वाला प्रसरण गुणांक ज्यादा होगा। अब चूंकि x वाला प्रसरण गुणांक ज्यादा है, इसका मतलब यह हुआ कि इसमें बिखराव ज्यादा होगा, लेकिन हमें तो चाहिए था किसका प्रसरण गुणांक कम आएगा, तभी तो हम बोलेंगे स्थिरता उसमें ज्यादा होगी। तो यहां पर हम बोलेंगे कि जो y शेयर है के मूल्यों में स्थिरता यहां पर ज्यादा होगी, क्योंकि इसका प्रसरण गुणांक कम आया है। तो इस तरीके से आपका यह प्रश्न हल हो जाएगा। अब देखिए हम तीसरे प्रश्न पर आ जाते हैं। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि एक कारखाने की दो फर्मों ए और बी के कर्मचारियों को दिए गए मासिक वेतन के विश्लेषण का निम्नलिखित परिणाम है। अब देखिए क्या परिणाम है उसको पहले हम यहां पर समझ लेते हैं। यहां पर देखो आपको बोला गया है वेतन पाने वाले कर्मचारियों की संख्या, मासिक वेतनों का माध्य और वेतन के बंटनों का प्रसरण। और यहां पर फर्म ए का डाटा दिया गया है और यहां पर फर्म बी का आंकड़ा दिया हुआ है। जैसे अगर आप देखो तो बोला गया है कि टोटल कर्मचारियों की संख्या जिनको वेतन मिल रहा है वो फर्म ए में तो ऐसे 586 कर्मचारी हैं और फर्म बी में 648 कर्मचारी हैं। अगर माध्य देखें हम वेतनों का तो फर्म ए के कर्मचारियों के वेतन का माध्य है 5253 रुपए और फर्म बी के कर्मचारियों का माध्य है 648 रुपए। और फिर आपको देखो आगे दिया गया है कि अगर हम प्रसरण देखें तो प्रसरण फर्म ए के कर्मचारियों में 100 रुपए का है मासिक वेतन में और फर्म बी में 121 रुपए का है। तो ये हमने यहां से देख लिया। आगे आपको बोला गया है कि ए और बी में कौन सी फर्म अपने कर्मचारियों को वेतन के रूप में अधिक राशि देती है। तो सबसे पहले हम पहले वाले भाग को हल करेंगे, फिर हम दूसरे वाले भाग पर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो देखो आपको क्या बोला गया कि फर्म ए में 586 लोग हैं काम करने वाले और फर्म बी में 648 लोग हैं। आपसे पूछा गया कि कौन सी फर्म अपने कर्मचारियों को वेतन के रूप में अधिक राशि देती है। तो स्वाभाविक सी बात है हम यहां पर क्या करेंगे कि अगर मुझे यहां पर निकालना होगा टोटल अमाउंट फर्म ए द्वारा कितना मिल रहा है, तो मान लीजिएगा मैं पहले वाले भाग को हल करता हूं। तो ए द्वारा दिया गया कुल वेतन, अब वो देखिए कितना होना चाहिए। वैसे तो देखो इसके लिए फॉर्मूला भी है, लेकिन अगर आप खुद से थोड़ा सा समझें, थोड़ा ध्यान से करें तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि 586 टोटल लोग हैं और माध्य जो है, माध्य का मतलब होता है एवरेज, एक तरीके से मतलब एक व्यक्ति को 5253 रुपए एवरेज मिल रहा होगा।
तो इसका मतलब कुल वेतन कितना होना चाहिए, 586 गुणा 5253, इतना होना चाहिए। तो अगर आप इसका गुणा करोगे तो देखो ये आपके पास आ जाएगा, यहां से मैं इसको करता हूं सॉल्व, 8 5 2 8 7 और ये 30, तो इतने रुपए आपके पास ये आ जाएंगे, मतलब 30,78,258 रुपए ए फर्म अपने कर्मचारियों को टोटल दे रही होगी। अब मैंने आपको बताया अगर आप इसको ऐसे नहीं करते तो आपको कैसे समझ पाते, आप खुद सोचिए। जो माध्य होता है, मैं यहां पर अगर आपको इस फॉर्मूले से समझाऊं तो माध्य क्या होता है, माध्य होता है कुल वेतन बटे कर्मचारियों की संख्या, यही तो होना चाहिए। अब आप देखो कुल वेतन हमें बेसिकली निकालना है और कर्मचारियों की संख्या हमें पता है और माध्य पता है, तो यहां से अगर कुल वेतन निकालना ही है तो वो क्या आएगा, माध्य इंटू कर्मचारियों की संख्या हो जाएगी। माध्य कितना है 5253, कर्मचारी हैं 586, तो बात वही आएगी जो मैंने अभी आपको बताया। चलिए ये तो हमारे पास आ गया। अब हमें ये देखना है कि फर्म बी कितने रुपए दे रही है, तो फर्म बी द्वारा कुल कितना वेतन मिल रहा है, अब हम उसको देखते हैं। तो देखिए यहां पर भी आपके पास 648 नहीं है एक्चुअल क्वेश्चन में, यहां पर 5253 ही है, इसका आप ध्यान रखें। तो मैं यहां पर इस तरीके से लिख देता हूं। और फर्म बी कितने रुपए दे रही है उसको देख लेता हूं। तो फर्म बी द्वारा, यहां पर दूसरा वाला भाग नहीं है बल्कि ये पहले वाले भाग का ही भाग लिख रहा हूं, बी द्वारा दिया गया कुल वेतन, मतलब कुल कितना वेतन वो कर्मचारियों में बांट रहे हैं, तो वो कितना हो जाएगा, उनके कर्मचारियों की संख्या अर्थात 648 इंटू मासिक कितना है 5253। तो अगर आप इसको भी हल करोगे तो देखो बेसिकली आपको 648 का गुणा करना पड़ेगा 5253 में, तो देखिए इसका गुणा करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 4 4 9 3 0 और ये 34 आ गया। तो इस तरीके से ये आ गया 34,03,944 रुपए। अब आप खुद सोच सकते हैं कि ए द्वारा दिया गया वेतन अधिक है या बी द्वारा वेतन दिया जो गया है वो अधिक है, तो स्वाभाविक सी बात है बी वाला वेतन अधिक दिया गया है, तो इसलिए पहले वाले भाग का उत्तर आ गया कि बी द्वारा अधिक वेतन अपने कर्मचारियों को दिया गया है। तो पहला वाला भाग तो आपने बहुत आसानी से हल कर दिया। अच्छा एक बात ये ध्यान रखें, अगर मैं यहां पर मान लीजिएगा किसी छात्र को ये दिक्कत आए कि गणना करने में वो बोले कि इतना ये तो कैलकुलेशन बहुत कठिन आ रही है, तो आप कैलकुलेट मत भी करिए, आप खुद सोचिए कि 5253 इसमें भी है माध्य इसमें भी है, तो सोचिए 586 का गुणा करेंगे तब ज्यादा होगा या 648 का गुणा करेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है 648 बड़ा है तो इसका गुणा करेंगे तो वो भी ज्यादा ही आएगा, तो इसलिए बी वाला वेतन अधिक आएगा। तो ये पहला वाला भाग हमने हल कर दिया। अब दूसरा वाला बोला गया है कि व्यक्तिगत वेतनों में से किस फर्म ए या बी में अधिक विचरण है। अब विचरण अधिक है मतलब इसका मतलब यह हुआ कि उसका प्रसार अधिक है, प्रसार अधिक है मतलब जिसका प्रसरण गुणांक अधिक होगा, जिसका फैलाव अधिक होगा। तो बेसिकली मुझे क्या देखना है, प्रसरण गुणांक देखना है। अब मुझे इतना समझ में आ गया। अब लेकिन यहां पर एक बात आपको यह नहीं पूछा गया कितना है, बस ये पूछा गया किसका अधिक है। तो आपको कैलकुलेशन करनी है तो आप कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में आपसे केवल नाम पूछा गया फर्म का। तो यहां पर देखो हमें यह समझ में तो आ गया है कि दोनों जो फर्म है ए और बी उनमें माध्य दोनों में समान है, माध्य देखिए दोनों में समान है। अब हमने देखा था विचरण मतलब फैलाव या स्थिरता, मतलब इनको पता करने के लिए हम सीवी प्रसरण गुणांक का निर्धारण करते थे और वो होता था सिग्मा बटे एक्स बार, ये होता था। लेकिन आप खुद सोचिए कि मैं ए वाले फर्म का भी निकालूंगा सीवी और बी वाले फर्म का भी निकालूंगा, स्वाभाविक सी बात है मुझे अगर कंपेयर करना है तो आप ये देखो एक्स बार तो दोनों में सेम है, एक्स बार मतलब माध्य, क्योंकि देखिए 5253 रुपए इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये तो दोनों में सेम है। तो बेसिकली अब मुझे क्या देखना चाहिए कि केवल सिग्मा देख सकता हूं यहां पर, क्योंकि एक्स बार दोनों में सेम है। करने को आप एक्स बार को भी काउंट कर सकते हैं अपनी गणना में, लेकिन हम एक्स बार को ना भी काउंट करें तब भी कोई दिक्कत यहां पर नहीं है, क्योंकि एक्स बार दोनों में समान है। तो यहां पर देखिए सिग्मा ए कितना आएगा, सिग्मा ए मतलब मानक विचलन हो गया ए का, क्योंकि सिग्मा मतलब होता था मानक विचलन और सिग्मा स्क्वायर होता था प्रसरण, प्रसरण है 100,
तो ये देखिए अपने पास ये कितना आ जाएगा, मानक विचलन ए वाले फर्म का √100, मतलब सिग्मा ए आ जाएगा आपके पास 10। सिग्मा बी निकालते हैं तो वो आ जाएगा बी वाली फर्म के प्रसरण का वर्गमूल। बी वाली फर्म का प्रसरण देख सकते हैं आप, 121 आपको दिया गया है, तो आपने ये कर दिया। तो सिग्मा बी अगर आप देखोगे तो वो आपके पास आ रहा है 11 के बराबर। तो आप देख रहे हो, स्वाभाविक सी बात है कि अगर सिग्मा अलग अलग आ रहा है, एक्स बार दोनों का सेम है, तो यहां से कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस मतलब प्रसरण गुणांक ए का और प्रसरण गुणांक बी का अगर हम तुलना करें तो हमारे पास बी का प्रसरण गुणांक ज्यादा आ रहा है। अब चूंकि बी का प्रसरण गुणांक ज्यादा आया, इसका मतलब यही हुआ कि इसमें के जो वेतन मिल रहा है बी फर्म के लोगों में, उसमें विचरण जो है वो अधिक है, मतलब प्रसरण या हम बोल सकते हैं फैलाव अधिक है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि फर्म बी के कर्मचारियों के वेतन में विचरण, जिसका दूसरा नाम है फैलाव, अधिक है। तो इस तरीके से ये आपका प्रश्न यहां पर हल हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, अर्थात प्रश्न संख्या 4 पर। इसमें बोला गया है टीम ए द्वारा एक सत्र में खेले गए फुटबॉल मैचों के आंकड़े आपको नीचे दिए गए हैं। चलिए आंकड़े हम समझ लेते हैं। आपको बोला गया है कि किए गए गोलों की संख्या जैसे 0, 1, 2, 3, 4 दी हुई है और मैचों की संख्या 1 है। मतलब कैसे पढ़ेंगे इनको, समझते हैं यहां पर कि अगर 0 गोल किए गए हैं तो वो ऐसे मैच 1 है, मतलब एक मैच ऐसे है जिसमें केवल एक भी गोल नहीं किया गया, मतलब 0 गोल किए गए हैं। 9 मैच ऐसे हैं जिसमें टीम ए ने 1 गोल किया गया है। 7 मैच ऐसे हैं जिनमें टीम ए ने 2 गोल किए हैं। 3 गोल किए हैं, ऐसे मैचों की संख्या 5 है। 3 मैच ऐसे हैं जिनमें टीम ए ने 4 गोल किए हैं। ये हमने आंकड़े समझ लिए। आगे आपको बोला गया है कि टीम बी द्वारा खेले गए मैचों में बनाए गए गोलों का माध्य 2 प्रति मैच है और गोलों का मानक विचलन 1.25 था। फिर आपसे बोला गया कि किस टीम को अधिक संगत समझना चाहिए। अब देखिए यहां से हमसे बोला गया है कि अधिक संगत किसे समझा जाना चाहिए। संगत मतलब कंसिस्टेंट, मतलब एक तरीके से उसका परफॉर्मेंस ज्यादा वेरी नहीं हो रहा हो, मतलब ज्यादा इधर उधर नहीं हो रहा हो, जिसका फैलाव ज्यादा ज्यादा ना हो। अगर इसको समझना चाहें तो आप ऐसे समझिए, एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से अगर आप समझ आएंगे तो, अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी विद्यार्थी के मान लीजिएगा 5 परीक्षाएं हुई और 100 नंबर की परीक्षाएं मान लीजिएगा, तो उसके अंक आ रहे हैं 50, 50, 51, 50 और मान लीजिएगा 52। और दूसरा विद्यार्थी है जिसके लिए मान लीजिएगा आपके पास अंक आ रहे हैं जिसके 0, 10, 100, 0, 5। तो वैसे तो देखो मैं बिना कैलकुलेट करे ही यहां पर बता सकता हूं, आप खुद सोचिए कि किसके संगत है, किसका परिणाम एक जैसा कांस्टेंट टाइप का रह रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है ए वाले विद्यार्थी का परिणाम ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो 50 के आसपास ही घूम रहा है। हो सकता है 50 से थोड़ा सा ज्यादा है, कभी कम है, कभी 50 भी है, लेकिन यहां पर देखो कभी 0 है तो कभी सबसे कम है तो कभी सबसे ज्यादा है। तो आप देख रहे हो यहां से हमें बिना कुछ कैलकुलेशन के ही मालूम पड़ रहा है कि इस विद्यार्थी के नंबर चाहे कैसे भी हो, कभी कितने ज्यादा भी क्यों ना हो, लेकिन कभी इसके बारे में आप कुछ भी परिणाम नहीं लगा सकते कि कभी हो सकता है इसके सबसे अच्छे नंबर आ जाएं, कभी हो सकता है इसके सबसे खराब नंबर आ जाएं। तो संगत परिणाम किसका अच्छा बोलोगे यहां पर आप, संगत ज्यादा जो अच्छा परिणाम होगा वो ए वाले विद्यार्थी का होगा। तो ये मैंने आपको उदाहरण के तौर पर बताया है। अब मैं प्रश्न पर आऊं तो इसमें संगत हमें बेसिकली निकालना है, तो हमें क्या देखना है, जिसका फैलाव कम होगा या जिसकी स्थिरता ज्यादा होगी, यही हम बोल सकते हैं। तो मतलब यहां पर भी मुझे प्रसरण गुणांक तो समझना पड़ेगा ही। तो अब देखो मैं पहले क्या करता हूं, ए वाले टीम के लिए करता हूं गणना। तो टीम ए के लिए मुझे पहले क्या निकालना होगा, प्रसरण गुणांक। प्रसरण गुणांक में आप जानते हो सिग्मा और एक्स बार आते हैं। सिग्मा मतलब होता है मानक विचलन और एक्स बार होता है माध्य। तो सबसे पहले तो हम माध्य निकालते हैं। माध्य देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा। अब देखो ये वाला जो वो है वो एफ आई ही तो है, मैचों की संख्या, तो ये आ जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। चलिए करते हैं इन्हें सॉल्व। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई मतलब 0 का गुणा 1 से किया तो 0, प्लस 1 का गुणा 9 से किया तो 9, प्लस 2 का गुणा 7 से तो 14, 3 का गुणा 5 से 15 आ गया और 4 का गुणा 3 से 12 आ गया, बटे सिग्मा एफ आई। तो देखो 1 और 9 10 और 7 17 और 5 22 और 3 25, ये आपके पास आ गया।
अगर आप इसको थोड़ा सा सरल करें तो देखो माध्य मतलब x बार क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 14 और 9 23, जीरो जोड़ने का कोई औचित्य तो है ही नहीं, 23 और 15 38 और 12 50, 50/25 आ गया। 25 से अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आपके पास जो माध्य आया है वो आ गया 2 के बराबर। माध्य आपने निकाल लिया। अब जरूरत है आपको सिग्मा निकालने की। सिग्मा मतलब मानक विचलन, लेकिन सबसे पहले तो हम प्रसरण निकालेंगे तभी तो इसका वर्गमूल ले पाएंगे मानक विचलन के लिए। तो सिग्मा स्क्वायर देखिए आपके पास होता है सिग्मा एफ एक्स आई का होल स्क्वायर बटे एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, यही होता है। अब यहां पर देखो मैं यहां पर मान लगाऊंगा एफ, पहले वाले का एफ कितना है 1, तो 1 गुणा एक्स आई कितना था 0 का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का f मतलब बारंबारता देखो मैच की संख्या 9 है लेकिन गोल एक ही है, तो x 1 है और f 9 है, तो 9 गुणा 1 का होल स्क्वायर कर दिया प्लस आगे आप देखो यहां पर आपके पास 7 गुणा 2 का स्क्वायर आएगा, तो आपने 7 गुणा 2 का स्क्वायर कर दिया। फिर आपके पास देखो आ जाएगा 5 गुणा 3 का स्क्वायर, क्योंकि 5 मैच ऐसे थे जिनमें 3 गोल थे, और अंत में देखो एक्स आई कितना है 4 है और f कितना है 3 है, तो 3 गुणा 4 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपने यहां से लिख दिया बटे एन, एन मतलब कितने मैच एक तरीके से हो रहे हैं, कितने मैचों का आंकड़ा दिया है, तो एन मतलब सिग्मा एफ आई के बराबर ही होगा, मतलब 25 मैचों का आंकड़ा था, तो यहां पर आपने क्या कर दिया 25 कर दिया माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर है। अब एक्स बार है, एक्स बार मतलब होता है माध्य, तो माध्य तो आपको पता ही है 2 है आपके पास, तो आप यहां क्या कर दोगे 2 का होल स्क्वायर इस तरीके से लिख दोगे। अब अगर आप देखो तो ये सिग्मा स्क्वायर ही तो चल रहा है, चलिए कैलकुलेट करते हैं। 1 का गुणा 0 स्क्वायर से किया तो 0 आया, 9 का गुणा 1 स्क्वायर से करूंगा तो 9 आया, प्लस ये 7 गुणा 4 बन जाएगा मतलब 28, प्लस 5 गुणा 9 बनेगा अर्थात 45, प्लस 3 गुणा 16 बनेगा अर्थात 48। चलिए मैं इसका जीरो भी यहां पर लिख देता हूं बटे ये आपके पास 25 आ गया और माइनस 2 का वर्ग अर्थात 4 आ गया। अब अगर हम थोड़ा सा इसको सरल करें तो देखो सिग्मा स्क्वायर कितना आएगा 28 और 9 37, 37 और 45 यदि आप करोगे तो 82 आया, और 82 और 48 आपके पास 130 आएगा, तो 130/25 माइनस 4 हो गया, तो ये आपके पास आ गया 130 माइनस लासापा लिया तो 25 आ गया लासापा, तो इस तरीके से सिग्मा स्क्वायर आपके पास आ गया 30/25। तो 30/25 ये अगर आप इसको हल करोगे तो 1.2 के बराबर आपके पास आ गया सिग्मा स्क्वायर। अब सिग्मा स्क्वायर आया है 1.2 के बराबर, लेकिन आपको तो क्या चाहिए सिग्मा चाहिए, सिग्मा चाहिए, और वो ध्यान रखें टीम ए के लिए निकालना होगा मैं, तो क्या आएगा जो प्रसरण है मतलब 1.2 का वर्गमूल। तो अगर आप देखो यहां पर 1.2 का वर्गमूल यदि करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1.09 के बराबर। तो टीम ए के लिए आपके पास सिग्मा मतलब मानक विचलन 1.09 आया और एक्स बार मतलब माध्य आया है 2। अब टीम बी के बारे में बात करते हैं, तो टीम बी में उन्होंने पहले से ही दे रखा है, आपको इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, माध्य 2 दिया गया, मानक विचलन 1.25 है। अब देखो वैसे अगर आप कैलकुलेट करना चाहो तो प्रचलन गुणांक में आप जानते ही हो कि सिग्मा बटे एक्स बार मतलब मानक विचलन का भी प्रयोग होता है और माध्य का भी, लेकिन चूंकि माध्य दोनों का सेम है इसलिए अगर आप माध्य को ना भी लें कैलकुलेशन में तो आप केवल मानक विचलन को ही ले सकते हैं, क्योंकि माध्य तो दोनों का सेम है। तो अब यहां से देखो सिग्मा ए ये आया 1.09 मतलब टीम ए का मानक विचलन, सिग्मा बी मतलब टीम बी का मानक विचलन आपको 1.25 पहले से ही दे दिया गया है। तो आपने देखा कि चूंकि सिग्मा बी ज्यादा आ रहा है सिग्मा ए से, मतलब सिग्मा स्वाभाविक सी बात है ए वाली टीम का कम आ रहा है, मैं बोल सकता हूं जो प्रचरण प्रसरण गुणांक होगा वो बी का ज्यादा होगा ए के प्रसरण गुणांक से। स्वाभाविक सी बात है प्रसरण गुणांक कम हुआ मतलब फैलाव कम हो रहा है, फैलाव कम होगा मतलब उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा कंसिस्टेंट होगी मतलब संगत होगी। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि टीम ए की परफॉर्मेंस या जो उनका प्रदर्शन है वो ज्यादा संगत होगी। तो इस तरीके से ये आपका देख रहे हो ये वाला प्रश्न हल हो जाएगा। तो देखिए अब हम प्रश्नावली 15.3 का सबसे अंतिम प्रश्न
अर्थात प्रश्न संख्या 5 हल करेंगे। चलिए इस प्रश्न को पढ़ लेते हैं। 50 वनस्पति उत्पादों की लंबाई x सेंटीमीटर में दी हुई है और भार y से दिया गया है जो कि ग्राम में है, के योग और वर्गों के योग आपको दिए गए हैं नीचे। जैसे अगर मैं समझना चाहूं तो देखिए, आपको लंबाई x बोला गया था, तो सभी लंबाइयों का योगफल कितना है? 212 है। यही तो हुआ 50 पत्तियों की, जो 50 वनस्पति उत्पाद हैं उनकी लंबाइयों, क्योंकि x का स्क्वायर मतलब लंबाइयों के वर्गों का योगफल देखो आपको दिया गया है 902.8। इसी तरीके से y देखो भार दिया गया था ग्राम में, तो सभी भार का योगफल कितना है आपको दिया हुआ है? 261। योगफल क्यों बोल पा रहा हूं? क्योंकि सिग्मा है, सिग्मा का मतलब ही योग होता है। वाई स्क्वायर है मतलब भार के वर्गों का योगफल है, तो वो दिया है 1457.6। अब देखिए आपसे क्या पूछा गया है उसको समझते हैं। आपसे बोला गया है लंबाई या भार में किस में अधिक विचरण है, मतलब आपको यह बताना है किस में अधिक विचरण है, मतलब किस में अधिक प्रसरण हो रहा है, मतलब किस में अधिक फैलाव है। तो फैलाव अधिक होना मतलब हमें यह बताना है कि किसका प्रसरण गुणांक ज्यादा होगा। ये हम बार बार बता चुके हैं आपको। फैलाव मतलब उसका प्रसरण ज्यादा होगा, मतलब वो ज्यादा फैला हुआ होगा। मतलब फैलाव या विचरण एक ही जैसे शब्द है, मतलब समानार्थी शब्द है। अब यहां पर आपको स्वाभाविक सी बात है, दो चीजें निकालनी होंगी। लंबाई के लिए सबसे पहले मैं बात करता हूं। लंबाई के लिए मुझे सबसे पहले माध्य निकालना होगा और मानक विचलन निकालना होगा, तभी तो मैं प्रसरण गुणांक निकाल पाऊंगा। तो सबसे पहले माध्य निकालता हूं। तो आप जानते हो माध्य जो होगा वो हो जाएगा आपके पास x बार से, यदि मैं प्रदर्शित करूं तो सिग्मा एक्स आई बटे कुल उत्पाद, कुल आंकड़े। तो देखो 50 उत्पाद दिए गए हैं आपको, ये गौर करें तो 50 से आप भाग कर दोगे। अब यहां पर देखो आई का मान लिखा हुआ है 1 से लेकर 50, इसका मतलब ही ये है कि 50 उत्पादों की लंबाइयों का योगफल है। तो देखो ये हो गया 212 बटे 50। तो अगर आप इसको हल करोगे तो देखिए x बार 50 से कैलकुलेट करते हैं तो 4.22 कुछ, सॉरी 50 4.24 आ जाएगा ये आपके पास। तो ये आपने लिख दिया, मतलब आपने जो लंबाइयां थी उनका माध्य तो निकाल लिया। अब बारी आती है सिग्मा निकालने की। सिग्मा तो तब निकाल पाओगे जब पहले सिग्मा स्क्वायर पता हो, मतलब प्रसरण पता हो। तो प्रसरण सिग्मा स्क्वायर। अब यहां पर आप गौर करें, यहां पर समझने वाली बात है, हमने आपको दो फॉर्मूले बताए थे सिग्मा स्क्वायर के लिए, मतलब प्रसरण निकालने के लिए। एक फॉर्मूला था हमारे पास सिग्मा ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बटे एन, और दूसरा फॉर्मूला हमने आपको बताया था कि दूसरा फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर बटे एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। हमने ये दो फॉर्मूले आपको बताए थे। हमने आपको ये भी बताया था कि आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, दोनों से बिल्कुल सेम उत्तर आएगा। लेकिन एक्चुअल में इस प्रश्न में आपको आंकड़े नहीं दिए गए हैं, आपको इस प्रश्न में कुछ वैल्यूज दे दी गई हैं, आंकड़े ना दिए गए हैं बस। तो अब आपको ये देखना है कि कौन सी वैल्यूज आपको पता है। जैसे आप देखिए कहीं आपको एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का योगफल कहीं दिया गया है क्या? नहीं दिया गया है, मतलब ये जो वैल्यू है ये लिख रही है, ये तो कहीं आपको दी ही नहीं गई है। जब दी ही नहीं गई है तो आप इसको निकाल ही नहीं सकते, मतलब ये एक तरीके से फॉर्मूला यहां पर आप नहीं लगा सकते हैं। वैसे ये सही फॉर्मूला है, लेकिन इस प्रश्न में आपको चूंकि ये वैल्यू ही नहीं पता है तो आप नहीं लगा सकते हैं। तो अब आप इस प्रश्न में इस वाले फॉर्मूले से इसको निकालेंगे। यहां पर ये वाली बात समझने वाली थी। तो अब देखो सिग्मा स्क्वायर क्या आएगा? सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर, मतलब सभी पत्तियों की लंबाइयों का होल स्क्वायर। तो देखो ये दिया हुआ है 902.8, तो ये आपने 902.8 लिख दिया बटे एन, एन मतलब उत्पादों की संख्या, मतलब कितने आंकड़े हैं, माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, और एक्स बार मतलब माध्य है हमारे पास, और जो 4.24 के बराबर आया तो इसका होल स्क्वायर हमने यहां पर लिख दिया। अब अगर आप इसको थोड़ा सरल करें तो देखो सिग्मा स्क्वायर कितना हो जाएगा? 50 एकम 50, 50 अट्ठे 400 दशमलव, फिर ये आपके पास आ जाएगा 50 पंजे 250 और 50 छिक्का 300 माइनस 4.24 का होल स्क्वायर करूं तो देखो ये आ जाएगा 6 7 7 9 और 17, तो ये आ गया 17.9776। तो अगर मैं थोड़ा सा इसको और सरल करूं, मतलब घटाऊं इसमें से, तो ये आ जाएगा 4 2, फिर देखिए ये आ जाएगा 8, फिर आ जाएगा ये 5, और ये 0.5824 आपके पास आ गया।
अब जब 0.5824 आपके पास ये आ चुका है, तो आपको क्या करना है, आपको यहां पर इसको वर्गमूल लेना होगा, तभी तो आपके पास आएगी वो वाली वैल्यू जो कि मानक विचलन की होगी। यहां पर हमने एक चीज गलत कर दी है, यहां पर 18.056 आएगा आपके पास। तो अगर आप अब इसको घटाओगे तो ये भी चेंज हो जाएगा आपके पास, इसका आप ध्यान रखें, मैंने गलती कर दी थी। तो जब आप इसको घटाओगे तो ये आ जाएगा 4 8 7 0 दशमलव और ये 0, तो 0.0784 आ गया। लेकिन आपको तो मानक विचलन निकालना है, तो मानक विचलन क्या आ जाएगा जब आप इसका वर्गमूल ले लोगे, तो 0.0784 का आपने वर्गमूल लिया, तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा सिग्मा बराबर 0.28, क्योंकि 784 होता है 28 का वर्गमूल, लेकिन यहां पर 4 अंक पहले वो लग रहा है तो 2 अंक वहां पर आ जाएंगे, तो सिग्मा आपके पास आ गया 0.28। ध्यान रखें ये लंबाई के लिए आया है, तो अब मैं अगर प्रसरण गुणांक देखूं, मतलब CV ऑफ लंबाई, मतलब वो क्या आ जाएगा हमारे पास सिग्मा बटे एक्स बार। अब देखिए सिग्मा हमारे पास कितना आया 0.28 बटे एक्स बार, देखिए हमारे पास कितना था 4.24 था, तो यहां पर मैंने 4.24 करके लिख दिया, और ये मैं क्या कर रहा हूं प्रसरण गुणांक निकाल रहा हूं। तो इसको थोड़ा सॉल्व भी कर लेते हैं। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो देखो मेरे को क्या करना होगा, 0.28 में भाग देना होगा 4.24 से, तो ये आपके पास देखो आ जाएगा प्रसरण गुणांक x का मतलब लंबाइयों का 0.066 के बराबर, ये आपके पास आ गया। अभी मैंने क्या किया x के लिए किया, मतलब जो लंबाइयां थी, अब मैं भार के लिए करूंगा, तो भार के लिए भी अब मैं प्रसरण गुणांक निकालूंगा, मतलब सिग्मा भी निकालूंगा, माध्य भी निकालूंगा भार का, और फिर प्रसरण गुणांक आएगा हमारे लिए। तो भार के लिए करते हैं, तो भार के लिए जो माध्य होगा, मान लीजिएगा मैं उसको y बार से प्रदर्शित कर रहा हूं, तो वो हमारे पास हो जाएगा सिग्मा वाई आई कहां से कहां तक है, एक से लेकर कितने उत्पाद हैं 50, तो 50 उत्पादों तक बटे 50, तो सिग्मा वाई आई देखिए मतलब सभी का योगफल भार का 261 दिया गया है, तो 261 बटे 50 कर दीजिएगा आप, तो 261 बटे 50 अगर आप करोगे तो देखो वाई आई कितना हो जाएगा, सॉरी वाई बार कितना हो जाएगा, 50 पंजे 250, 50 दूनी 100 और फिर 50 दूनी 100, तो माध्य आ गया 5.22 के बराबर। अब माध्य तो आपके पास आ गया 5.22 के बराबर। अब मुझे यहां पर क्या करना है, यहां पर अब मुझे मानक विचलन निकालना होगा, मतलब पहले तो प्रसरण निकालूंगा तभी तो मानक विचलन निकाल पाऊंगा वर्गमूल लेके, तो सिग्मा स्क्वायर निकालता हूं, वो हमारे पास क्या होगा, देखो यहां पर भी दो फॉर्मूले होंगे बिल्कुल जैसे मैंने वहां पर बताए थे, लेकिन लगाना हमें कौन सा फॉर्मूला है, यही इस तरीके का फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए हमारे पास डाटा ही नहीं है वो वाला। तो ये आ जाएगा सिग्मा वाई आई का होल स्क्वायर बटे 50 माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। ध्यान रखो ये आई का मान बेसिकली 1 से लेकर 50 तक है, अगर ना भी लिखें तो समझ में आना चाहिए आपको। अब देखो सिग्मा स्क्वायर कितना हो जाएगा, सिग्मा वाई आई का होल स्क्वायर, देखिए भार के वर्गों का योगफल आपको दिया हुआ है यहां पर, जो कि है 1457.6 के बराबर, तो यहां पर मैं लिख देता हूं बटे 50 माइनस वाई बार देखिए आपके पास कितना आया 5.22 और इसका आप होल स्क्वायर यहां पर कर देंगे, तो आपने देखो ये लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, यहां से 1457.6 में से मुझे क्या करना होगा 50 से भाग देना होगा, तो चलिए 50 से भाग देते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर बराबर 29.152 माइनस, अब मुझे 5.22 का वर्ग करना होगा, तो चलिए वर्ग करते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 8 4 2 दशमलव और ये देखो 25 और 2 27, तो 27.2484 आ गया। अब इसमें से हम घटाते हैं इसे, तो देखो सिग्मा स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 6, सॉरी ये गलती कर दी मैंने, वहां पर 3 ही अंक है, तो अब देखिए 29.152 में से घटाना है ना मुझे, तो चलिए घटाते हैं, 10 में से 4 जाएंगे तो 6 बचेगा, 11 में से 8 गई तो 3, ये आपके पास 0 बचा, फिर
11 में से 2 जाएंगे तो 9 बचेगा और ये फिर 1 बचेगा, तो 1.9036 आपके पास आ जाएगा। तो अब मुझे क्या करना होगा, मुझे तो यहां पर मानक विचलन निकालना था। मानक विचलन मतलब जो प्रसरण आया है उसका वर्गमूल लेना होगा मुझे। तो देखिए मेरे पास फिर वो कितना आएगा उसको देख लेते हैं। सिग्मा ये आ जाएगा 1.9036 का वर्गमूल। तो अगर आप वर्गमूल लोगे तो ये आ जाएगा 1.379 के बराबर। और भी वैल्यू आएंगी लेकिन 2-3 अंकों तक आपको बस निकालना है, ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी उसमें। अब मैं क्या करता हूं कि मेरे पास देखो मानक विचलन आ गया y वाले के लिए और माध्य भी आ गया है, तो प्रसरण गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस करता हूं y के लिए, तो वो हो जाएगा सिग्मा बटे y बार। सिग्मा कितना आया है, देखिए सिग्मा आपके पास आया है 1.379 और y बार कितना आया है उसको देख लेते हैं। y बार आपने अभी देखो निकाला था स्टार्टिंग में जो कि 5.22 के बराबर आया था, तो यहां पर आपने 5.22 लिख दिया। तो बेसिकली मुझे 5.22 से भाग करना पड़ेगा। अगर आप भाग करेंगे तो देखिए हमारे पास जो प्रसरण गुणांक है y वाले का मतलब भार का, वो आ जाएगा 0.264 के बराबर। तो आपने देखा कि हमने x के लिए निकाल लिया प्रसरण गुणांक, y के लिए भी निकाल लिया प्रसरण गुणांक। आप देख सकते हो ये x के लिए था और ये हमारे पास किसके लिए है, y के लिए। अब हमसे क्या पूछा गया था एक बार हम देख लेते हैं। ऊपर हमसे बोला गया था लंबाई या भार किसमें अधिक विचरण है, विचरण मतलब किसमें अधिक फैलाव है। तो मुझे ये देखना है कि किसका प्रसरण गुणांक या किसका प्रसरण गुणांक अधिक आया है, उसी का फैलाव तो अधिक होगा, मतलब उसी का विचरण अधिक होगा। तो आप देख रहे हो हमारे पास जो x का प्रसरण गुणांक है वो 0.066 आया है, बहुत कम है, और ये थोड़ा सा उससे बड़ा है। तो आपने देखा कि CV जो x का है वो काफी कम है CV जो y का है। इसका मतलब ये हुआ प्रसरण गुणांक y का अधिक है, इसलिए हम बोल सकते हैं भार, भार मतलब y में विचरण अधिक होगा। विचरण मतलब फैलाव, तो मैं यहां पर कोष्टक में लिख भी देता हूं, विचरण अर्थात फैलाव अधिक होगा। तो इस तरीके से ये आपका प्रश्न हल हो जाएगा।